कक्षा 9वीं के समस्त विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम पाठ 9वां व्यापार, हमने पहले वीडियो में व्यापार के कुछ दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार और वस्तु विनिमय वहाँ तक देखा था। आज हम व्यापार के प्रकार से शुरू करेंगे। देखिए, व्यापार के प्रकार, प्रमुख प्रकार हैं वस्तु की मात्रा के अनुसार, दूसरा प्रकार प्रदेश के क्षेत्र के विस्तार के अनुसार, वस्तु की मात्रा के अनुसार के दो प्रकार, थोक व्यापार, चिल्लर व्यापार, और प्रदेश के विस्तार के अनुसार राष्ट्रीय स्थानीय व्यापार, देशांतर्गत व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अब देखेंगे वस्तु की मात्रा के अनुसार। वस्तु की मात्रा, थोक व्यापार और चिल्लर व्यापार, दो प्रकार हैं। तो वस्तु की संख्या के अनुसार थोक तथा चिल्लर व्यापार, ऐसे दो प्रकार किए जाते हैं। थोक व्यापार, व्यापारी बड़ी मात्रा में वस्तुओं की खरीद करते हैं। व्यापारी उत्पादन से सीधे, उत्पादक जो हैं उनसे सीधे यह खरीदारी की जाती हैं। खरीदे हुए माल के चिल्लर व्यापारी से बिक्री किया जाता है। इस समय होने वाले व्यापार को थोक व्यापार कहा जाता है। कारखाने, कृषक आदि के थोक व्यापारी बड़ी मात्रा पर वस्तुओं की खरीदारी करते हैं। और जैसे आम, संतरा बागान मालिक के थोक व्यापारी पूरे माल की खरीद कर लेते हैं, उसको थोक व्यापारी करते हैं। और बाद में चिल्लर व्यापार बड़े थोक व्यापारी के माल के खरीद कर सीधे उपभोक्ता को वस्तुओं की बेची जाती हैं। आप देखिए 68 पेज पर आप आइए, पाठ 9वां निकाल के। और बड़े थोक व्यापारी, चिल्लर व्यापार बड़े थोक व्यापारी से माल खरीदकर सीधे उपभोक्ताओं को वस्तुएं बेची जाती हैं, चिल्लर व्यापार कहते हैं। इसमें वस्तुओं की मात्रा कम होती है। ऐसे चिल्लर विक्रय करने वाले दुकानदार, बागानी सब्जियों के विक्रेता यानी बेचने वाला व्यापारी। दूसरा है क्षेत्र के विस्तार से। क्षेत्र के विस्तार से वस्तुओं का क्रय विक्रय विविध स्तरों पर किया जाता है। उसके आधार पर स्थानीय, विभागीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय ऐसे व्यापार के प्रकार किए जा सकते हैं। और हम देखेंगे क्षेत्र के विस्तार के अनुसार वस्तु का क्रय विक्रय देशांतर्गत, उसमें एक प्रकार है देशांतर्गत। तो देशांतर्गत एक ही देश में विभिन्न प्रदेशों में बीच व्यापार होता है। एक ही देश में विभिन्न प्रदेशों के बीच व्यापार होता है। देश का क्षेत्रफल, संसाधनों की उपलब्धता, विविधता, वितरण, इनका परिणाम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, देशांतर्गत व्यापार, आंतरिक व्यापार, देशांतर्गत व्यापार पर पड़ता है। जनसंख्या का प्रमाण, यातायात तथा संचार के साधनों की सुविधा, लोगों का रहन सहन, विपणन व्यवस्था, इनका भी परिणाम देशांतर्गत व्यापार पर होता है। तो देखिए बच्चों, आगे के कभी कभी भौगोलिक घटकों के विविधता, अत्यधिक जनसंख्या वाले प्रदेश के कारण बड़ी मात्रा में अंतर्गत व्यापार होता है। अंतर्गत व्यापार का विकास देश के विकास पर निर्भर होता है। आर्थिक विकास अधिक होगा तो व्यापार भी अधिक होगा, है ना। तो आर्थिक विकास और अंतर्गत व्यापार में धनात्मक संबंध होता है। अब देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय, एक देश से दूसरे देश के बीच होने वाली वस्तुओं व सेवाओं का विनिमय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। ये परिभाषा है। कुछ देशों में विशिष्ट वस्तुओं का अतिरिक्त उत्पादन होता है। तो विशिष्ट वस्तुओं का अतिरिक्त उत्पादन होता है तो वो क्या करते हैं, वह उत्पादन मांग करने वाले देशों में भेजा जाता है। इससे ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रारंभ हुआ है। हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जब दो देशों के बीच होता है तो उससे द्विपक्षीय व्यापार कहते हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो से अधिक देशों के बीच में होता है तो बहुपक्षीय व्यापार कहते हैं। इसी प्रकार से कुछ देश अपनी आवश्यकताओं से अधिक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और वो उत्पादन जैसे कि सऊदी अरबिया, कुवैत, ईरान, इराक देशों में होने वाले खनिज तेल का उत्पादन, उसी प्रकार कनाडा, संयुक्त राज्य
अमेरिका आदि देशों में गेहूं का उत्पादन आदि इन देशों की मांग वाले देशों में आपूर्ति की जाती है। जो देश को चाहिए वो बुलवा लेता है और खरीद ले। आयात निर्यात क्या है? तो आयात निर्यात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मूलभूत प्रक्रिया है। जब कोई देश किसी दूसरे देश से वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदकर अपने देश में लाता है तब उस क्रिया को आयात इंपोर्ट कहते हैं। और उसी प्रकार जब कोई देश अपने पास होने वाले अधिक उत्पादन को आवश्यकता वाले देश को बेचता है तब क्रिया को निर्यात एक्सपोर्ट कहा जाता है। इसी प्रकार से आयात निर्यात के हम देखते हैं। अब व्यापार के संतुलन की बात करेंगे कि व्यापार संतुलन, देखिए किसी देश की विशिष्ट कालावधि में आयात और निर्यात के कुल मूल्य में होने वाले अंतर को व्यापार संतुलन कहा जाता है। 70 पेज ऊपर देखिए आप, व्यापार संतुलन के निम्न प्रकार हैं। तो पहला प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे, व्यापार एक प्रतिकूल व्यापार। देखिए थोड़ा सा प्रतिकूल व्यापार, प्रतिकूल यानी अनुकूल नहीं हो, प्रतिकूल। जब आयात मूल्य बराबर व्याख्या देखना, आयात मूल्य निर्यात मूल्य की अपेक्षा अधिक होता है तब प्रतिकूल व्यापार कहा जाता है, प्रतिकूल व्यापार संतुलन कहा जाता है। यहाँ पर भी आपको चित्र द्वारा भी दिखाया है, ऊंचा नीचा हो रहा है। तो जब निर्यात मूल्य आयात मूल्य की अपेक्षा अधिक होता है तो अनुकूल व्यापार संतुलन कहा जाता है। ये चित्र में आप देख रहे हैं, निर्यात नीचे है और आयात ऊपर उठा हुआ है। तो और तीसरे में देखिए, तीसरे में दोनों संतुलन है। संतुलन व्यापार का मतलब होता है आयात और निर्यात मूल्य लगभग समान, संतुलन व्यापार में आता है। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन की बात करेंगे हम थोड़ी सी। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रक्रिया स्थायी स्वरूप के व्यापार की अपेक्षा कठिन होती है थोड़ी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रक्रिया, यह व्यापार दो देशों अथवा दो देशों से अधिक देशों के बीच होता है। इस व्यापार पर देशों की अर्थव्यवस्था, सरकारी नीतियाँ, बाजार केंद्र, कानून, न्याय व्यवस्था, मुद्रा, भाषा आदि घटकों का प्रभाव इसके ऊपर पड़ता है। देशों के बीच आपसी राजनीतिक संबंध का भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रभाव पड़ता है। कभी कभी व्यापार प्रक्रिया में रुकावटों के कारण आपसी देशों में के बीच परस्पर संबंध व समझौते पर भी विपरीत परिणाम पड़ता है। यह टालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं व्यापार संगठन की आवश्यकता उत्पन्न हुई और इसी के कारण क्या होता है कि यहाँ देखिए आर्थिक स्थिति, यह टालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं व्यापार संगठन की स्थापना हुई। आर्थिक स्थिति अलग अलग होने के बाद भी व्यापार की प्रक्रिया सरल तथा न्यायपूर्ण हो, सरल तथा न्यायपूर्ण हो, इसके लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों की निर्मित हुई। यह व्यापारिक संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वृद्धि और सुलभता के लिए कार्य करते हैं। इनमें से कुछ आर्थिक संगठनों की जानकारी हम आगे जो तालिका है उसमें हम करेंगे। देखिए ये मुख्यालय आसियान का मुख्यालय है और ये मुख्यालय है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। अब हम व्यापारिक संसार के कुछ आर्थिक संगठन के बात करेंगे और उनको समझेंगे। तो पहला है विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसमें चिन्ह दिया है, 164 देश है उसके सदस्य और मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की चर्चा के लिए मंच उपलब्ध कराना उद्देश्य है। ये सभी ये बाजू में जो दिए हैं वो उद्देश्य है, आप पर भी पढ़ सकते हैं। व्यापार के संबंधित मतभेद निपाना, राष्ट्र की व्यापार नीति की देखरेख करना, विकासशील देशों के लिए तकनीक सहायता एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। उसी प्रकार दूसरा देखिए यूरोपियन संघ EU, इन यूरोपियन यूनियन 28 देश हैं बेल्जियम देश में और ब्रुसेल्स
उसका मुख्यालय है। और उसके उद्देश्य देखिए, इस संगठन यूरोप में विभिन्न देशों की एकत्रित बाजार प्रणाली विकसित करना है। उसी प्रकार से एक दूसरा ओपेक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद है ओपेक। ओपेक जो संगठन है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का है और इसका ऑस्ट्रिया में वियना मुख्यालय है और 13 देशों के सदस्य है। खनिज तेल के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण रखना और तेल निर्यात में सुसूत्रता लाना। और बाद में देखिए आप सार्क हैं, सार्क में देखो SAA और RC, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजियोनल कोऑपरेशन। ये देशों की जो नेपाल में काठमांडू वहाँ मुख्यालय है, 8 देश का सदस्य है। दक्षिण एशिया देशों की समान समस्या समझने हेतु उनके समाधान के लिए उपाय निकालना भारत सार्क का एक सदस्य है, ये याद रखना। उसके बाद है आसियान। आसियान का मतलब ये है कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इंडोनेशिया देश में जकार्ता में इनका मुख्यालय है, 10 देशों के सदस्य इसमें हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में आर्थिक विकास उसी प्रकार सामाजिक सांस्कृतिक सौहार्द बढ़ाने हेतु बाकी भी उद्देश्य हैं। और बाद में है ओपेक। आपेक एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तो इसका 21 सदस्य है। सिंगापुर में उनका मुख्यालय है। एशिया प्रशांत महासागर के क्षेत्र में मुक्त व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने का उद्देश्य है। और एक आपके पाठ्य पुस्तक में 1 पेज पर ब्रिक्स है, BRICS। तो B मतलब ब्राज़ील, S और R मतलब रशिया, I मतलब इंडिया, C मतलब चाइना एंड S मतलब साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स है। ब्रिक्स चाइना में संघई नाम का जो शहर है वहाँ पर मुख्यालय है। 5 सदस्यों का ये संगठन है। संगठन के देशों की अर्थव्यवस्था वृद्धि के लिए निधि उपलब्ध करवाना, आपस में आर्थिक सहयोग बढ़ाना, भारत भी इनका सदस्य, आर्थिक सुरक्षा मजबूत करना। और ये देश, ये जो मानचित्र दिया है आपका 72 पेज पर, ये मानचित्र में जो अपने मुख्यालय है वो मुख्यालय कौन से देश में, वो देश आपको ओपेक सदस्य देश, सार्क सदस्य देश, वो सब बताना है। अब हम विपणन की बात करेंगे। विपणन क्या है? तो देखिए, विपणन जो चीज़ होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है व्यापार में। धोंडीबा नाम के एक व्यक्ति की बात है, अपने खेत में बहुत मेहनत करते उच्च श्रेणी की सब्जियां तथा अन्य कृषि उत्पादन करता है, परंतु उससे बाजार में उसके अनुसार कीमत भाव नहीं मिलता। महाविद्यालय में पढ़ने वाला धोंडीबा के पुत्र ने यह स्थिति देखी और उसने सर्वप्रथम कृषि उत्पादन को स्वच्छ, साफ सुथरा, अच्छी तरह से पैकिंग किया और उसके बाद शहर में, सुपरमार्केट में, बड़े मॉल में, बिग बाजार में, हॉलमार्ट में ऐसे संपर्क किया और वहाँ पर उन्होंने विज्ञापन दिए। और विज्ञापन देने के बाद वर्तमान में धोंडीबा की कृषि उत्पादन वस्तु पहले की अपेक्षा अधिक मूल्य में बिकती है। तो हम ये देख सकते हैं कि ये विपणन का प्रकार है। तो धोंडीबा ने क्या किया? धोंडीबा ने कृषि उत्पादन वस्तुओं का अच्छा मूल्य किस कारण मिला? तो उन्हें साफ सुथरा, अच्छा पैकिंग और जाहिरात करी और विज्ञापन दिया। उसके लिए धोंडीबा के पुत्र को क्या करना पड़ा? बहुत मेहनत करनी पड़ी, साफ सुथरा करना पड़ा, सुपरमार्केट, मॉल, बिग मार्केट ऐसे संपर्क करना पड़ा और विज्ञापन भी देना पड़ा। पेरिस में कृषकों के परिसर में कृषकों के कृषि उत्पादन को उचित मूल्य मिले, इसके लिए आप क्या उपाय करेंगे, ये आपको सोचना है। उपाय कैसे करना है? तो भौगोलिक प्रस्तुतिकरण देख लेंगे। तो वस्तु का उचित प्रकार से प्रस्तुतिकरण करना, पेश करना, वस्तु की कीमत, वस्तु की गुणवत्ता, श्रेणी, उसका प्रकार, उपभोक्ता के समक्ष उस वस्तुओं को किस प्रकार रखा जाता है यह देखना। और महत्वपूर्ण है, धोंडीबा की कृषि माल के इसकी कमी थी और यह कमी धोंडीबा के पुत्र ने देखकर दूर कर दी। इस प्रकार औद्योगिक उत्पादन और कृषि माल पर प्रक्रिया करके उपभोक्ता तक पहुंचाया जा सकता है और अच्छी कीमत प्राप्त कर सकते हैं। और आप करके देखिए, ऐसा कुछ दिया है वो आपको करके देखना है कि वस्तु का आप प्रतिदिन जो उपयोग करते हैं, वस्तु की कंपनी, वस्तु का नाम, उत्पादन का नाम और उसकी जानकारी आपको ये टेबल जैसा
ये सारणी ऐसी जो बनाई है उसमें आपको दांत मंजन पाउडर, चाय कॉफ़ी पाउडर, नहाने का साबुन और बालों का तेल, बिस्किट वगैरह दिखना है। और उसके बाद विपणन जो क्या चीज़ होती है, तो विपणन का महत्व है कि आधुनिक औद्योगिक समाज रचना, वैश्विक उत्पादन के अनेक विकल्प तथा उपलब्धता, यह वर्तमान व्यापार की संरचना। इस पार्श्वभूमि पर व्यापार की विपणन व्यवस्था अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। विपणन के द्वारा अनुशासन बद्ध पद्धति से व्यापार में वृद्धि होती है और ये वृद्धि जो होती है वो धन मिलता है। एक यहाँ पर देखिए कि विपणन के द्वारा अनुशासनबद्ध पद्धति से व्यापार में वृद्धि होती है। एक ही समय में उत्पादन को बड़े पैमाने पर वितरित किया जाता है। उत्पादन को अधिक से अधिक उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। उत्पादन का विक्रय मूल्य में भी बढ़ाया जा सकता है। और आज के युग में विपणन यह व्यापार व्यवस्था का एक मुख्य आधार है, तो ये हमेशा नहीं भूलना चाहिए। और विज्ञापन व्यापार में महत्वपूर्ण एक माध्यम है कि उपभोक्ता के आवश्यकताओं की भावना निर्माण हो जाती है। अधिक से अधिक उपभोक्ता तक पहुंचाना, उत्पादन की ओर उपभोक्ता को आकर्षित करना, उपभोक्ता को वस्तु की खरीदारी के लिए प्रोत्साहित करना, यह विपणन का मुख्य उद्देश्य होता है। विपणन व्यवस्था पर सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार के साधनों का बहुत प्रभाव है। सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के कारण ये पूरा विश्व एक बन चुका है। व्हाट्सएप है, मोबाइल का माध्यम है, इंटरनेट है और इस तरह से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उत्पादन उपभोक्ता तक वस्तुओं को पहुँचाने के लिए एक प्रवाह तैयार है। इसका प्रवाह में व्यावसायिक कार्यों को एकत्र रूप से विपणन कहा जाता है। वस्तु का मूल्य, विक्रय वृद्धि, विज्ञापन, वितरण, यह विपणन के प्रमुख घटक है। आप ये चित्र देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम आखिरी के पैराग्राफ तक जाएंगे। देखिए, यह एक केंद्र बन चुका अंतरजाल मतलब इंटरनेट द्वारा विश्व के विविध देशों में के उत्पादन की जानकारी प्राप्त होती है। कौन सा उत्पादन किया जाता, कैसे किया जाता है, और इससे उपभोक्ता के पास विविध विकल्प होते हैं, ऑप्शन होता है। उपभोक्ता इंटरनेट की अंतरजाल की सुविधा के कारण ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं, बेच सकते, खरीद सकते हैं, ई मार्केटिंग कर सकते हैं, साधनों भी उपयोग लाया जा सकता है। उत्पादन का विज्ञापन करते समय झूठ, फंसाने वाले अतिशयोक्तिपूर्ण विधानों का उपयोग कर ग्राहकों को फंसाना, अन्य वस्तुओं के दोष बताना आदि के कारण कई बाजार में आप देख सकते हैं कि कई बार ऐसी विज्ञापन होती, जाहिरात होती, विश्वसनीयता खो देते हैं। अतः विज्ञापन दिखाते समय योग्य नीतियों का भी पालन करना पड़ता है। उपभोक्ताओं को ऐसे विज्ञापनों से सावधान रहना। अपने भारत में भी ऐसा ही कई अभियान चला है, जागो ग्राहक जागो, 2 दिन में गोरा होना, 2 दिन में लंबे बाल होना, ये सभी बातें, वजन घटाना, ऐसी टीवी में जाहिरातें आती हैं। उपभोक्ता को ऐसे विज्ञापनों से सावधान रहना चाहिए, दूसरे को सावधान करना भी चाहिए। इसके लिए उपभोक्ता संरक्षण कानून भी बनाया है अपने बचाव में। अपनी आवश्यकता ध्यान में रखकर उचित मूल्य वस्तुओं की खरीद की वृद्धि उपभोक्ता में होनी आवश्यक है। अब हम देखेंगे थोड़ा सा स्वाध्याय की ओर। ठीक है, अब स्वाध्याय में देखिए, आप देख सकते हैं कि पहला प्रश्न है उसमें तो वर्गीकरण है, देशांतर्गत, अंतर्राष्ट्रीय वगैरह वो लिखना है आपको। दूसरे प्रश्न में आयात निर्यात बताना है। बहुत सरल है स्वाध्याय। तो पाठ आपने एक बार स्वाध्याय पाठ पढ़ाऊंगा, 1-2 बार वीडियो सुनाऊंगा तो आपको बहुत ही सरलता से कर सकेंगे। और गलत सुधार के फिर से लिखना। भारत यह स्वयंपूर्ण देश है, ये गलत है। कोई भी देश स्वयंपूर्ण हो नहीं सकता है, दूसरे देश का जरूरत ही पड़ती है। प्रश्न चौथा, तो आपको व्यापार के
प्रकार ढूंढना है, चिल्लर व्यापार, थोक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इसी प्रकार से बाकी प्रश्नों के उत्तर देना है। और आप देखिए छठवें प्रश्न, इसमें प्रश्न छठवां है आयात निर्यात, नीचे एक सारणी दिया है 14-15 की, और चीन, भारत, ब्राज़ील और संयुक्त राज्य अमेरिका, उसका एक स्तंभालेख निकालना है। मैंने इसका असाइनमेंट में आपको दिया है, ठीक है। तो आपको असाइनमेंट में यही करना है, 74 पेज पर जो है ना वो संख्या की जानकारी, स्तंभालेख बनाना, ठीक है। धन्यवाद। आपने ये वीडियो ध्यान से सुना ही होगा, नहीं समझ में आया तो फिर से सुनिएगा, ठीक है। और एक बार पाठ पढ़िएगा, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।